Hello everyone. If you are new to the channel, then you must like, share and subscribe my channel for the latest videos of Geography class 12th. So today I am going to tell you that chapter 10 of India People and Economy book, that is Transport and Communication. This is the first part of this chapter, which covers introduction, means of transportation, land transport and roadways topics. For the next parts, I had provided the separate link for them in the description box. Before starting, I want to tell you that I am going to teach from self-made notes along with the clips of NCERT book. As here it is not possible to read each and every line of the chapter, so you must open your book while watching this video. I am going to show you the paragraph from where I am teaching in the book so that you don't get confused. After going through these notes, you will not need to read the chapter. Yes, you do not have to read the chapter because I had used the bookish language along with the replacement of hard words with their synonyms. If you want to copy these notes, then you can download them from the link which is given in the description box. One more advantage of these notes is that after studying, you will be able to answer all types of questions, whether objective type questions, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. सो आज हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से यूनिट नंबर 4 चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है. क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों ये वर्ड एक साथ क्यों आते हैं? हम इनिशियल क्लासेस से फ्रॉम मिडिल स्कूल ऑफ 6th क्लास 7th क्लास से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमेशा एक साथ ही आता है और उसके साथ ट्रेड भी इंक्लूड कर दिया जाता है. क्लास 10th में हमने पढ़ा था दीज आर कॉल्ड दी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. सो ये इसलिए हैं बिकॉज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड का आपस में एक लिंक होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये हमेशा टुगेदर स्टडी किए जाते हैं. सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So here is the introduction of this chapter. We use many items in our daily life such as toothpaste, milk, clothes, etc. which we can purchase from market. From the factory fields, products is brought to the market. It is the transportation of these items. हम अपनी daily life में variety of items use करते हैं, different types के items use करते हैं और इन items को हम market से purchase करते हैं. और जहाँ पर भी वो प्रोडक्ट बनते हैं, जहाँ भी वो प्रोड्यूस होते हैं, चाहे फैक्ट्री हो या फील्ड हो, वहाँ से उनको मार्केट में लेकर आया जाता है. नाउ मार्केट में आने के लिए एंड देन मार्केट से हम उनको अपने घर तक लेकर आते हैं, उसके लिए एक चीज़ परफॉर्म की जाती है और उसी चीज़ को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. हिंदी में वी कैन से परिवहन. We also use ideas, views and messages in our daily life which we exchange from one place to another or one individual to another while communicating with the help of various means. और इसी तरीके से हम अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, अपनी बातों को, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से शेयर करता है कम्युनिकेट करते वक्त, बात करते वक्त, और उसके लिए वेरियस मीन्स यूज़ किए जाते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स मशीन, टेलीग्राम, टेलीविज़न, रेडियो, सैटेलाइट्स. इन सब के थ्रू हम अपने आइडियाज़, व्यूज़ को शेयर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. सो हमारे चैप्टर का जो नेम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो इसीलिए इंक्लूड है बिकॉज एज वी नो एंशिएंट टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे, जिन चीज़ों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, वो ही कम्युनिकेशन के मीन्स भी थे. बट नाउ आज के टाइम पर ऐसा नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन के वही अपने मीन्स हैं और ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं वो आज चेंज हो चुके हैं. सो हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन की एक क्या डेफिनेशन होगी? सो द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू लैंड, एयर एंड वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन और सिंपली ट्रांसपोर्ट. हमारी अर्थ पर सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं. एक लैंड है, लैंड सरफेस, लैंड मास, देन एक एयर है, हमारा आसमान, स्पेस एरिया, और तीसरी चीज़ है वाटर यानी कि
पानी जो हमारे ओशंस एंड सीज में है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ अर्थ पर नहीं है, बाकी कोई चीज़ है तो वो इन्हीं तीनों चीज़ों में इंक्लूड है। इसीलिए इन तीनों ही मीन्स के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक जगह से दूसरी जगह हो या किसी इंडिविजुअल का एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को हम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ये चैप्टर नेम से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज कम्युनिकेशन। सो हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से शुरू होता है और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताए गए हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की हमने डेफिनेशन देख ली, इसके अलावा उसमें और कुछ ऐड नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स का मीन्स है माध्यम, कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन है पीपल्स का या प्रोडक्ट्स का, गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जो ये मूवमेंट होता है ये किस तरीके से होता है। सो दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे अर्थ पर सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, और इन्हीं तीनों मीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन डन होता है हमारे अर्थ पर। तो फर्स्ट इज़, इसी के बेसिस पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी 3 टाइप्स का हो जाता है। फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्टेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहले सिर्फ 2 ही तरह का ट्रांसपोर्टेशन था, एक रोडवेज बाय रोड और सेकंड वन इज़ रेलवेज ट्रेन्स के थ्रू। लेकिन आज इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप हो चुके हैं कि एक और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स डेवलप हो चुका है, दैट इज़ पाइपलाइंस, जिसमें सिर्फ लिक्विड या स्लरी आइटम्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सेकंड आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि 2 तरह का होता है, एक इनलैंड और एक होता है सीवेज और यू कैन से ओशनिक रूट। इनलैंड होता है जो एक ही कंट्री के इनसाइड जो रिवर्स हैं उनके ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है विद इन द कंट्री, एंड ओशनिक रूट्स जो वन कंट्री से अनदर कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन होता है ओशियंस या सीज के थ्रू। थर्ड हमारा आता है एयर ट्रांसपोर्ट, वो भी 2 तरह का है, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक जो अपने ही कंट्री के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस फ़्लाइट्स चलती हैं, और इंटरनेशनल जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ़्लाइट्स चलती हैं। सो हमारा 3 टाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और सबसे फर्स्ट आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। सो द ट्रांसपोर्टेशन कैरिड आउट ऑन लैंड इज नॉन एज लैंड ट्रांसपोर्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो लैंड पर ट्रांसपोर्टेशन होता है भूमि पर, उसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लैंड ट्रांसपोर्टेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 टाइप्स का है, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। सबसे फर्स्ट आता है रोडवेज। रोडवेज की डेफिनेशन भी यही होगी, द ट्रांसपोर्टेशन कैरिड आउट ऑन रोड्स, यानी कि जो रोड्स पर ट्रांसपोर्टेशन होता है या रोड्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम रोड ट्रांसपोर्ट या सिंपली रोडवेज बोलते हैं। सो बेसिकली हमारे रोडवेज भी बहुत सारे टाइप्स का है। एक हमारी, आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये एक मेटल्ड रोड है जो कि पक्की सड़क जिसे हम बोलते हैं, जो ऑल वेदर रोड्स होती हैं जिसमें बारिश वगैरह के मौसम में कोई ख़राबी नहीं आती है, नॉर्मल डैमेज होता रहता है, बट दिस इज़ कॉल्ड अ मेटल्ड रोड। और ये सेकंड है हमारी अनमेटल्ड रोड, जो बेसिकली हमें इंडिया के रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में देखने को मिलती हैं। ये अनमेटल्ड रोड्स होती हैं जो इफ़ मॉनसून आ जाए, रेनी सीज़न के टाइम पर कम्प्लीटली ये एक तरीके से गायब ही हो जाती हैं, और इन बहुत अनसुटेबल होता है इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना। सो रोड्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर आता है रोड नेटवर्क्स, यानी कि इंडिया में वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर रोड नेटवर्क है। टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया इज़ 54.8 लाख किलोमीटर्स। इतने अमाउंट में हमारे इंडिया में रोड्स कंस्ट्रक्टेड हैं, फैली हुई हैं, और 50% अबाउट बाय पैसेंजर्स एंड 70% बाय फ्राइट ट्रैफिक रोड्स आर यूज्ड एवरी ईयर। और हर साल हमारे इंडिया में 85% नॉर्मल पैसेंजर्स रोड्स को यूज़ करते हैं और 70% फ्राइट ट्रैफिक, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव किया जाता है, फ्राइट ट्रैफिक, वो हमारा 70% इंडिया में रोड्स के थ्रू होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है रोडवेज़ के लिए, बिकॉज रोडवेज़ इफ़ हमें किसी थोड़ी सी दूरी वाले इलाके पर जाना है, लाइक हमें एक सिटी से अनदर सिटी जाना है विच आर क्लोज टू आर ऑन सिटी,
तो उसके लिए रोडवेज सबसे बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। नाउ हमें थोड़ा हिस्ट्री बताया गया है रोडवेज का इंडिया में। द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स रोड ट्रांसपोर्ट वाज मेड इन 1943 व्हेन नागपुर प्लान वाज ड्रॉन। सो इंडिया में सबसे पहले रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1943 में एक नागपुर प्लान बनाया गया था, यानी कि नागपुर प्लान के नाम से वो एग्रीमेंट फेमस हुआ, जिसमें इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए एक गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट शुरू किया था। दिस प्लान could not be implemented due to lack of coordination among princely states in British India। लेकिन ये प्लान लागू नहीं हो पाया था बिकॉज जो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रांत बनी हुई थी, उनके जो राजा थे उनके आपस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन या तालमेल नहीं बैठ पाए थे। उस वजह से ये नागपुर प्लान जो हम बनाया गया था 1943 में रोड ट्रांसपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस 23-year रोड प्लान 1961 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ रोड्स इन इंडिया। सो इंडिया में रोड्स ट्रांसपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 23 ईयर का एक रोड प्लान डेवलप किया गया 1961 में, जिसके तहत इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट शुरू हुआ। And now for the purpose of construction and maintenance, roads are classified as below। So roads को construct करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही तरह की roads हर जगह पूरे देश में नहीं बनाई जा सकती हैं, roads के भी different categories होते हैं। So roads के construction के लिए और उनके maintenance के लिए different categories में roads को classify किया गया। एक होता है हमारा national highway, जिसे हम राष्ट्रीय मार्ग भी कहते हैं, राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवेज। देन आते हैं स्टेट हाईवेज, जो एक पर्टिकुलर स्टेट के हाईवे होते हैं। देन आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की मेन रोड मानी जाती हैं। फिर आती हैं रूरल रोड्स, जो हमने अभी इमेज में देखी थी। एंड लास्ट इज़ अदर रोड्स, जिसमें जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ पर और स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो हैं, जैसे हमारे जो हिमालयन रीजन है, बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर जो सड़कें बनाई जाती हैं, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाता है, वो हमारी अदर रोड्स कंसिडर की जाती हैं। सो अब हमें इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड्स का क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया गया है। सो लेट्स हैव अ लुक। So first is national highways. The main roads which are constructed and maintained by central government are known as the national highways। इन सभी डिफरेंट कैटेगरीज में एक एक पॉइंट ऐसा होगा जो इनको डिफाइन करेगा अलग से, और वही इम्पॉर्टेंट होगा जो हमें याद करना होगा। जैसे इसमें कहा गया है कि जो रोड्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करवाती है, केंद्र सरकार द्वारा जिन रोड्स को बनवाया जाता है, उन्हें हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। और ये रोड्स किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को और अनदर स्टेट्स को आपस में ज्वाइन करती हैं, इसलिए इन्हें नेशनल हाईवेज बोलते हैं। These roads are meant for interstate transport and movement of defense men and material in strategic areas। जैसा कि मैंने बताया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पीपल्स के एंड गुड्स के मूवमेंट के लिए इन रोड्स का यूज़ होता है, नेशनल हाईवेज़ का। और जो हमारे स्ट्रैटेजिक एरियाज़ हैं, बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर भी नेशनल हाईवेज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। They also connect state capitals, major cities, ports, railway junctions, etc। और ये नेशनल हाईवेज जो होते हैं, ये हमारे स्टेट की जो कैपिटल्स हैं, लाइक दिल्ली से कोलकाता का हमारा नेशनल हाईवे है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, देन बिहार की राजधानी पटना, तो इस तरीके से स्टेट कैपिटल्स उसमें रोड में ज्वाइन होते जाते हैं, बहुत मेजर सिटीज़ ज्वाइन होने लगती हैं, रेलवे जंक्शंस, रेलवे स्टेशंस ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सड़क होती है जो कई कई किलोमीटर लंबी होती है, और ये कई स्टेट में के बीच में फैली हुई होती है। द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, और इन शॉर्ट NH, हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 1951 टू 2015 एंड 16। सो इन 50-60 सालों में जो नेशनल हाईवेज की संख्या है भारत में, वो बढ़ी है, और इनकी जो लंबाई है, पहले इस ज़्यादा बड़े नेशनल हाईवेज नहीं बनाए जाते थे, लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया में नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, जो नॉर्थ एंड साउथ को आपस में जोड़ता है एंड ईस्ट वेस्ट एरियाज़ को आपस में जोड़ती हैं। सो दीज आर कॉल्ड द नेशनल हाईवेज।
The national highways constitute only about 2% of the total road length. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया की जो टोटल रोड लेंथ है उसमें सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवेज इंक्लूडेड हैं, लेकिन ये 40% सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक को अपने ऊपर, यू कैन से 40% ट्रैफिक इस नेशनल हाईवेज के थ्रू ही मूवमेंट करता है। National Highways Authority of India (NHAI) was operationalized in 1995 for the development, maintenance and operation and to improve the quality of national highways. ये सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल हाईवेज को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी मेंटेन कंस्ट्रक्ट करती है। सो दैट अथॉरिटी इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल हाईवेज को ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती भी है, मेंटेन भी करती है, और उसका पूरा ऑपरेशनल वर्क भी NHAI ही हैंडल करता है। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मिडिल ऑफ द चैप्टर में बहुत से बॉक्सेस दिए गए हैं, बहुत सी बातें ऐसी बताई गई हैं जो मेन थ्योरी से अलग है, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जैसे कि यहाँ पर डू यू नो में हमें नेशनल हाईवेज के बारे में बताया गया है। सो लेट्स हैव अ लुक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मिड ऑफ द चैप्टर्स में इसमें हमें दिए गए हैं। सो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट शेर शाह सूरी रोड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड है जो एंशियंट टाइम पर इंडिया में बनाई गई थी। सो शेर शाह सूरी बिल्ट शाही रॉयल रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट दी हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू सोनर वैली इन बंगाल। तो शेर शाह सूरी ये हमारे एक मुग़ल शासक रहे हैं, और इन्होंने जो हमारी इंडस वैली है यानी कि कश्मीर से बंगाल तक का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर उन्होंने एक रोड इन दोनों एरियाज़ को ज्वाइन करते हुए बनाई थी, और ताकि वो अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। दिस रोड वॉज रीनेम्ड ग्रैंड ट्रंक GT रोड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। और जब मुग़ल शासन के बाद ब्रिटिश पीरियड इंडिया में आया तो इस इतनी लंबी सड़क को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ग्रैंड ट्रंक का नाम दिया, यानी कि एक लंबी सी सूंड का नाम दिया, जिसे GT रोड बोलते हैं। और आज भी इंडिया में जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं मोस्टली सबको GT रोड ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा लंबी सड़कें होती हैं। सो GT रोड ब्रिटिश पीरियड में उसको नाम दिया गया शेर शाह सूरी रोड को, जो उन्होंने बनाई थी कश्मीर से बंगाल को कनेक्ट करते वक्त, विच कनेक्ट्स कैलकाटा एंड पेशावर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पेशावर राइट नाउ अभी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन उस एरिया से कश्मीर वैली से सोनर वैली इन बंगाल तक एरिया को ये रोड कनेक्ट करती थी। लेकिन एट प्रेजेंट की हम बात करें तो इस रोड को, जो कि उस टाइम पर एक सिंगल रोड थी, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है। फर्स्ट पार्ट हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1, जो इंडिया का नेशनल हाईवे 1 है, ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में है, यानी कि इसी रोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पार्ट इसका पाकिस्तान में गया उसको हम यहाँ आप कंसिडर नहीं कर सकते। सो अमृतसर से दिल्ली के बीच में जो फर्स्ट पार्ट है इस रोड का, उसे नेशनल हाईवे नंबर 1 इंडिया में कंसिडर किया गया। और दिल्ली से कोलकाता का जो हमारा सेकंड पार्ट है इस रोड का, उसे हम नेशनल हाईवे नंबर 2 कहते हैं। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 1 किन 2 एरियाज़ को कनेक्ट करता है, 2 किन एरियाज़ को कनेक्ट करता है। सो सिर्फ कुछ ही क्योंकि बेसिकली नेशनल हाईवेज तो 400 प्लस है इंडिया के अंदर, सभी को हम याद नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है। सो चैप्टर में सिर्फ 2-3 ही नेशनल हाईवेज का जिक्र है, सिर्फ हम उन्हीं को याद कर लेंगे तो हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रोडवेज इज स्टेट हाईवेज। जिस तरीके से नेशनल हाईवे एक स्टेट के एरियाज़ को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है, ठीक इसी तरह जो स्टेट हाईवेज होते हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है, और ये स्टेट की कैपिटल को, जितने भी बाकी उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट से उस रोड को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में लखनऊ कैपिटल है, तो लखनऊ से जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी की, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हुए एक रोड निकलती है, उसी रोड को हम स्टेट हाईवे बोलते हैं। एंड ये स्टेट हाईवेज़ हमारे नेशनल हाईवेज से जुड़े हुए होते हैं। सेवरल एरियाज़ पर इनको नेशनल हाईवे में कनेक्ट कर दिया जाता है। और 2% नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया की रोड लेंथ को, लेकिन 4% स्टेट हाईवेज
यू कैन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडियन रोड लेंथ को 4% स्टेट हाईवेज। नाउ द थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेडक्वार्टर है, जो शहरी इलाका होता है, वो उस एरिया को, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी बाकी एरियाज़ हैं, जितने भी गांव हैं, विलेजेस हैं, सभी को कनेक्ट करती हुई रोड निकलती है। उन्हीं रोड को हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं, जो कि अदर प्लेसेस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कनेक्ट करते हैं। जिला परिषद जो होता है, नगर पालिका और यू कैन से नगर निगम जो है, जिला परिषद हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये 14% इंडिया की टोटल रोड लेंथ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इन क्लासिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं कि ये कितनी रोड लेंथ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, कौन इनको कंस्ट्रक्ट मेंटेन करता है और ये क्या किन एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं। फोर्थ इज़ रूरल रोड्स। सो ये रोड्स हमारी विलेज का जो पंचायत होता है वो इनको बनवाता है और मेंटेन करता है, और रूरल एरियाज़ में जितने भी गली मोहल्ले इलाके होते हैं उन सबको ये सड़कें, रोड्स कनेक्ट करती हैं। और 80% इंडिया की रोड लेंथ रूरल रोड्स ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एज वी नो, इंडिया में रूरल एरियाज़ ज़्यादा हैं, रूरल पॉपुलेशन, रूरल सेटलमेंट्स ज़्यादा हैं। सो रूरल रोड्स भी इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड लेंथ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। And the last one is other roads, and it is the most important topic of this chapter. So other roads में आते हैं हमारे border roads and international highways. बॉर्डर रोड्स बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO को मई 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, और ये ऊंचाई वाले इलाकों पर, मेनली जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहाँ पर रोड्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती हैं। उन्हीं रोड्स को बॉर्डर रोड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ मनाली लेह रोड विच इज़ 4270 मीटर अबव मीन सी लेवल। सो समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर चंडीगढ़ से मनाली और लेह इन जम्मू कश्मीर, अब तो एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है लद्दाख, तो इन एरियाज़ को ज्वाइन करते हुए एक रोड बनाई गई है और ये हमारी बॉर्डर रोड कहलाएगी। It accelerates economic development and strengthening defense preparedness in north and northeastern India, because India में north and northeastern areas में ही mountains हैं, high altitude regions है, इसलिए उन areas में जो एक हमारा रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इम्पॉर्टेंस है इन रोड्स की हो जाती है, और उन एरियाज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि वहाँ और कोई रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है, इन्हीं रोड्स के थ्रू मिलिट्री के लोगों को भी सामान पहुँचाया जाता है, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी उसी रोड को यूज़ करते हैं। सो एक तो बॉर्डर रोड से हमारे उन एरियाज़ का, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और दूसरा हमारा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे उत्तराखंड में इंडिया ने रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है, जिससे कैलाश मानसरोवर की जो डिस्टेंस है उसको पहले से कम किया जा सके, और नेपाल के साथ इस पर कुछ बहस भी चल रही है इंडिया की। तो ये इसीलिए है बिकॉज़ इससे हम लोग उस एरिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। BRO also undertakes snow clearance in the high altitude areas, और हमारे पहाड़ी इलाकों में जब सड़कों पर बर्फ़ जम जाती है या लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, तो उन सब का काम भी, यानी कि पूरा रोड का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। इंटरनेशनल हाईवेज आर मीन टू प्रमोट हारमोनियस रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़। अब कुछ ऐसी सड़कें होती हैं जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं, वो कंट्रीज़ जो लैंड पर एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में कनेक्टेड हैं बाय लैंड, नेपाल से इंडिया कनेक्ट है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भी कई सारे कंट्रीज से कनेक्टेड है बाय लैंड। सो कुछ जैसे हमारे इंडिया में अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर है अमृतसर में, तो वो हमारा इंटरनेशनल हाईवे होगा, और इस तरीके की रोड्स जो होती हैं ये दो देशों के बीच में एक सौहार्द का भाव, हारमोनियस रिलेशनशिप को डेवलप करती हैं। हमारी बुक में दो इमेजेस भी शो की गई हैं। फर्स्ट इज़ अ बस फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एट वाघा बॉर्डर। लाहौर से दिल्ली के लिए ये एक बस चलाई गई है जो जा रही है वाघा बॉर्डर पर। तो ये इंटरनेशनल हाईवे
के थ्रू ही जा रही हैं। सेकंड में अमन सेतु बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। तो ये रोड्स जो एक देश और दूसरे देश के बीच में होती हैं, मेनली हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था, तो हम उन्हें तोड़ तो नहीं सकते हैं रोड्स को। सो दैट इज़ इंटरनेशनल हाईवेज़। नेक्स्ट हमें रोडवेज टॉपिक में ही ये एक टॉपिक दिया गया है जो इस चैप्टर का मैप स्किल है, दैट इज़ नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडिया में बहुत बड़े बड़े नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और उन्हीं में 3 आते हैं। फर्स्ट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, और सेकंड एंड थर्ड इज़ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। ये इस चैप्टर का मैप स्किल भी है और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी का। सो लेट्स हैव अ लुक। सो एज वी नो, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने कंसिडर करती है। सो 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट NHAI ने किए हैं इंडिया में, जो पहले शेड्यूल किए गए थे। फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिस रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट द 4 मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया के जो 4 सबसे बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इन चारों मेगा सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये एक सिंगल रोड बनाई गई है, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इट रिड्यूसेस टाइम, डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट बिटवीन दीज सिटीज़, क्योंकि ये सिटीज़ आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लंबे डिस्टेंस पर हैं, तो टाइम रिड्यूस करने के लिए, डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए और मूवमेंट की जो कॉस्ट है वो हमारी कम करने के लिए ये रोड्स बनाई गई हैं, ताकि हमें घूम घाम कर नहीं, एक सीधी रोड बनाई गई जिसके थ्रू हम इन सिटीज़ को ट्रैवल कर सके या ये आपस में कनेक्ट हो सकें। सेकेंड वन इज़ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये ईस्ट में जो गुजरात स्टेट है उसको, सॉरी, ईस्ट में हमारी जो असम स्टेट है उसका जो सिलचर एरिया है उसको वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर से कनेक्ट करती हुई एक डायरेक्ट, सीधी तो बिल्कुल रोड हो नहीं सकती है, सो एक रोड बनाई गई है गुजरात और आसाम को जो कनेक्ट करती है, और ये 3640 किलोमीटर इस रोड की जो है वो लेंथ है। एंड थर्ड वन इज़ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिन्हें हम दक्षिण उत्तरी गलियारा या फिर उत्तर पश्चिमी, सॉरी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को हम पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहते हैं। सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, यानी कि बिल्कुल टॉप मोस्ट एंड सबसे बॉटम का जो पॉइंट है इंडिया का, उसको आपस में कनेक्ट करते हुए एक रोड कंस्ट्रक्ट की गई है और इसकी लेंथ है 4076 किलोमीटर, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से लंबी है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस है वो ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस से ज़्यादा है। नाउ रोडवेज टॉपिक में ही हमारा एक टॉपिक आता है, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ रोड्स, यानी कि सड़कों का घनत्व। सो द लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ रोड्स, यानी कि 100 किलोमीटर की जो रोड है उसमें कितनी लंबाई में रोड को बनाया गया है उसे हम डेंसिटी ऑफ रोड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 100 किलोमीटर की, सो ये 100 किलोमीटर्स की रोड है। सो इस 100 किलोमीटर रोड में अगर हम रोड की लंबाई नापेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली 100 किलोमीटर होगी, सो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ रोड्स। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। नाउ जो हमारी डेंसिटी ऑफ रोड है वो कंप्लीट इंडिया की बात करें तो एक जैसी नहीं है, बिकॉज माउंटेनियस रीजन्स में सीधी रोड बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इनफैक्ट प्लेट्यू रीजन में भी पॉसिबल नहीं है। सो नेशनल एवरेज लिया गया है कि 142, यानी कि 142.08 किलोमीटर हमारी सड़कों का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ रोड्स है इंडिया के अंदर। सबसे लो हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर है, सिर्फ 12.14 किलोमीटर सड़क ही सीधी सड़क बन पाती है, उसके बाद उसमें हमें मोड़ लेना ही पड़ता है, वो इस तरीके से घूम जाती है। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी हमारी केरला के अंदर है, दैट इज़ 517.7 किलोमीटर लंबी सड़क सीधी बिल्कुल केरल में कंस्ट्रक्टेड है। नेचर ऑफ टेरान एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिटरमाइंस डेंसिटी ऑफ रोड्स। एज वी नो, टोपोग्राफी सबसे पहला फैक्टर है जिससे डिसाइड होता है कि रोड की डेंसिटी क्या रहेगी, एंड देन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है, बिकॉज अगर कोई बैकवर्ड स्टेट है तो वहाँ पर अगर
टोपोग्राफी सुटेबल है रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, ज़्यादा डेंसिटी होने के लिए, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से नहीं कर पाएगा स्टेट रोड का कंस्ट्रक्शन जैसे कि बिहार। सो इसलिए ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं डेंसिटी ऑफ रोड्स के लिए। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है और बहुत ही सस्ता होता है हमारे प्लेन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, सीधी रोड वहाँ पर बिछा दी जाती है। लेकिन हिली और प्लेट्यू एरियाज़ में बिकॉज हमें पहले पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं, फिर वहाँ पर पूरा एक बेस डेवलप करना पड़ता है, उसके ऊपर रोड बनती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों से रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। Hence, quality of roads also better in plain areas compared to hilly and plateau regions. इसलिए plain areas की सड़कें कम ख़राब होती हैं, ज़्यादा अच्छी रहती हैं, लेकिन plateau and hilly areas में landslides आ जाती हैं तो पूरी सड़क तबाह हो जाती है। So इसलिए quality of roads plain areas में अच्छा होता है। So this is the first part of this chapter. Watch next parts from the description box.